कि जिस समाज के पास, जिस संस्कृति के पास आप सोचिए कि 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 68 नीतियां हों, 108 उपनिषद हों, वो समाज अजमेर शरीफ में एक मरे हुए आदमी की मजार पे पत्थर सर मार रहा है। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान छोड़ करके सड़कों के किनारे, हाईवे के ऊपर जहां मजार मिल जाती है हम मन्नत मांगने बैठ जाते हैं। आपके पास वो ताकत है जो विश्व में किसी के पास है ही नहीं। आप कहां सड़कों पे सर झुका रहे हैं। एक बार उस शक्ति के सामने सर झुकाइए, दुनिया में किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सनातन के लोगों से यही कहता हूं कि एक बार सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज राष्ट्र के सामने, देश के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन ज़्यादातर समाज में हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि सरकार और सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ अंतिम वही है। और जो समाज ये समझता है कि सरकार, कोर्ट कचहरी, पुलिस, सेना, ये सब कुछ है, अगर आप समझ लीजिए कि वो समाज जो है उसके अंदर इतनी कमज़ोरियां आ गई हैं कि वो ये सही नहीं समझ पा रहा कि हमसे सरकार है या सरकार से हम हैं। ये कोर्ट कचहरी हमारे लिए हैं या हम उनके लिए हैं। तो ये जो सबसे बड़ी गिरावट, क्योंकि पूरा समाज सत्ता की तरफ देखता है, समझता है कि सत्ता में बैठने वाले लोग ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें ही सब कुछ पता है। मेरा 25 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सत्ता में महामूर्ख बैठते हैं, कुछ पता नहीं होता उनको। इसलिए पद से बुद्धि का कोई संबंध नहीं होता कि कोई बड़े पद पर बैठ गया है तो वो बड़ा विद्वान भी होगा, मैं नहीं मानता। वाल्मीकि जी के पास कोई पद नहीं था, कहीं प्रधानमंत्री नहीं थे, सेनाओं के चीफ नहीं थे वो। हमारे यहां जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, कोई उनके पास पद नहीं था, कोई सरकारी पद नहीं था। उन्होंने अपनी साधना से जो भी कुछ किया, वो कहीं कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई मंदिर के पास बैठा हुआ है, कोई किसी आश्रम में बैठा हुआ है। लेकिन 7-8 साल के इस 800 साल के खांडकन में पुर्तगालीज आए, अंग्रेज आए, इस्लामिक आतंकवादी आए, हमने अपनी शक्ति को सबके सामने हीन माना, कम माना कि नहीं हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो दीनहीन लोग हैं। तो जिसका जो दिल चाहा उसने किया। हमको जो बौद्धिक रूप से काउंटर करना चाहिए था वो भी नहीं किया। हमारे गिरने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। इसलिए वो सिलसिला आज भी जारी है। और अभी भी शायद हम ये नहीं समझ पा रहे कि पैसे बहुत सारे कमाने से आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, कार बदल सकते हैं, अपने अंदर की कमजोरी नहीं बदल सकते हैं। अपने अंदर जो हीन भावना भरी है वो नहीं बदल सकते। और ये तो वो देश है कि जिसने कभी कपड़ों को महत्व ही नहीं दिया। हमारी संस्कृति में सिले कपड़े नहीं पहने जाते थे, इसका चलन ही नहीं था। लेकिन हमने सोचा कि कपड़े पहनना, टाई लगाना, पैंट लगाना, अंग्रेजी बोलना, यही ज्ञान की अंतिम कसौटी है।
इसलिए जो आया हमने ये सोच के कि ये हमसे सुपीरियर है, इसलिए उसकी सत्ता को हमने मान लिया। और चलिए मानता हूं कि 1947 से पहले बहुत कुछ होता रहा, ठीक है, उस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन 1947 के बाद भी जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उन लोगों ने भी आपको, पहली क्लास के बच्चे को, केजी के बच्चे को, उसकी किताब में जेंटलमैन की परिभाषा लिखी। जेंटलमैन कौन है? तो पहली क्लास या दूसरी क्लास का बच्चा जेंटलमैन किसे समझता है? क्योंकि उस वक्त तस्वीरों से पढ़ाया जाता था। तो इधर लिखा है जेंटलमैन कौन है? एक आदमी टाई लगाए हुआ है, पैंट शर्ट पहने हुआ है, कैप लगाए हुआ है। अब उस 5-6 साल के बच्चे के मन में एक चित्र बना कि जेंटलमैन जो शब्द है उसकी परिभाषा यह है कि जो कोट पहनता है, जो टाई लगाता है, जो पैंट पहनता है, वही सब है, वही जेंटलमैन है। अब वो 5वीं क्लास से ये पढ़ रहा है। अब उस बच्चे को अपना पिता, जो खेत में खड़ा हुआ है, जिसके पैर कीचड़ में सने हुए हैं, जिसके कंधे पे हल रखा हुआ है, वो एक धोती पहने हुआ है, वो जीवन भर उसको जेंटलमैन मानने को तैयार ही नहीं है। तो जितने भी बड़े राष्ट्र हुए हैं, जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, उन सभ्यताओं ने अपने जीतने का पहला मंत्र बिना हथियारों के वो यही किया कि जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपके संस्कार हैं, सरोकार हैं, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको धीरे धीरे हीन बताना, इंफीरियर बताना, और आपके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे अपनी ही उन आस्थाओं, परंपराओं, सभ्यता के प्रति एक कॉम्प्लेक्स पैदा करना। और यह काम बहुत स्लो धीरे धीरे हुआ हमारे देश में। और आज स्थिति यह है, इस भारत में जब अंग्रेज यहां से गए, उस वक्त का रिकॉर्ड यह कहता है कि उस वक्त भी हमारे यहां 80% गुरुकुल थे, 80% गुरुकुल थे। लेकिन आज घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चे को सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है और उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं होती। हमारे घरों में बच्चों से बात करने का रिवाज खत्म हो गया है, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शर्म आती मुझे कभी कभी, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। अब हमारे यहां लोगों को यह पता नहीं है कि कॉन्वेंट है क्या चीज, यह शब्द कहां से आया, किन हालातों में आया, और हमारा इससे क्या संबंध है, नहीं पता। इसलिए धड़ल्ले से स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चा सरस्वती भी देख रहा है और कॉन्वेंट भी समझ में नहीं आ रहा उसकी। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके पीछे का भाव क्या है, यह उसको पता नहीं है।